अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन इकराम, आज मैं जो आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ, ये वीडियो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो उलमाए इकराम होते हैं, तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। और ये वीडियो देखने के बाद आपके दिल के अंदर कुछ मोटिवेशन जागेंगे, आपके माइंड के अंदर कुछ करने की चाहत और कुछ करने की इच्छा ज़रूर होंगे। मेरे भाई और दोस्तों, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये सोचते होंगे कि मैं तो तैमी बन गया, मैं तो सलाफ़ी बन गया, मैं तो उम्री हो गया, अब मुझे मस्जिद या मदरसा ये चाहिए। यानी अगर मस्जिद में हो तो मुझे इमामत चाहिए, मुझे इमामत की जगह मिल जाए, या मदारिस में जगह मिल जाए पढ़ाने के लिए, ये तलाश में रहते हैं। और ये 10 से 15 हज़ार के लिए बेरोज़गार घर में बैठे हुए हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप यकीन मानिए कि आप किसी के अंडर में जाकर के काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपके पास वो पेशेंस, वो मेंटली होना चाहिए कि मैं किसी दूसरे के यहाँ पे जाकर के हमें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बल्कि खुद का कारोबार स्टार्ट करके मैं एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता हूँ, इनकम कर सकता हूँ। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। और अगर आप खुद नहीं करना चाहते हैं तो आप दूसरे भाइयों के पास, जो पढ़े लिखे, जो बेरोज़गार बैठे हुए हैं, वो इमामत की जगह वो तलाश कर रहे हैं या मदारिस खोज रहे हैं, तो ऐसी हालात में उन तक पहुंचा दीजिए। अगर आप कारोबार नहीं करना चाहते ना, तो आप मत देखिए, लेकिन आप किसी दूसरे भाइयों को भी हेल्प कर दीजिए। क्योंकि मैं एक जगह पे इमामत कर रहा हूँ और इमामत के साथ साथ मैं एक छोटा मोटा कारोबार कर रहा हूँ, जिससे अच्छी खासी अर्निंग हो जाते हैं। उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं जिस तरह से इनकम कर रहा हूँ, ठीक उसी तरह से दूसरे भाई भी उसके ज़रिए से इनकम करने लगे और वो बेरोज़गार घर में ना बैठे रहें। तो मैं जो बताने के लिए जा रहा हूँ वो बिजनेस आइडिया ये है। पहली सूरत यह है कि अगर आपके माइंड के अंदर कचड़े भरे हुए हैं, यानी आपके दिल और दिमाग में ये चलता होगा कि मैं एक अच्छा खासा आलिम हूँ, मैं तैमी साहब हूँ, मैं सलाफ़ी साहब हूँ, मैं उमरी हूँ, मैं मिफ्ताही हूँ, मैं कासमी हूँ, और मैं मिंबर रसूल पर चढ़ कर के खुतबा देता हूँ, तो फिर मैं बिजनेस को कैसे करूं? अगर बिजनेस करने के लिए, कारोबार करने के लिए जाऊं तो लोग मुझसे क्या कहेंगे, मुझसे देख कर के हंसेंगे। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये आपके जो माइंड में जो ये बातें चल रहा है ना, इसको निकाल दीजिए और गौर कीजिए। जो हमारे नबी, आपके नबी, पूरे कायनात के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दस्तूर था, जो निज़ाम था, वो कारोबार यही से स्टार्ट हुआ। अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बकरियाँ चराया करते थे। अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बिजनेस भी किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और उस ईमानदारी की वजह से हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला ने पैगाम दिया इसका जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करने के लिए कि मैं आपसे निकाह करने के लिए चाहती हूँ कि अगर आप कहें तो मैं आपसे निकाह कर लेती हूँ। तो देखिए कि अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की, कारोबार किए और कारोबार भी किए, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमानदारी के साथ भी कारोबार करते रहे। ठीक उसी तरह से सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम भी कारोबार करते थे, बिजनेस किया करते थे। उस्मानी गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास देखिए कि कितना धन दौलत थे, कितना मालदार थे। अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास देखिए कि कितने माल व दौलत थे। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम में बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। तो फिर आज हम अल्लाह और अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब की तालीमात हासिल किए हुए हैं, तो फिर आज हम क्यों शर्म महसूस करते हैं कारोबार करने के लिए? तो मेरे भाई और दोस्तों, ये माइंड से निकाल दीजिए और जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक कारोबार करने के लिए चाहत कीजिए, कारोबार कीजिए, यकीनन आपको समझ में आ जाएंगे।
تو میں آپ کے سامنے جو کاروبار جو بزنس آئیڈیاز لے کر آیا ہوں، کم لاگت میں کم پیسے میں آپ کا ایک اچھا خاصا منافع کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، میں آپ کے سامنے جو کاروبار بتلانے کے لیے جا رہا ہوں وہ کم سے کم لاگت میں ایک غریب سے غریب فیملی سے تعلق رکھنے والے ایک علماء کرام، ایک جو عالم دین ہوتے ہیں، وہ کم پونجی لگا کے، کم پیسے لگا کر کے وہ ڈیلی کا 500 سے 1000 روپے کما سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر 10,000 روپے لگا کر کے اگر آپ کنٹینیو مسلسل جس طرح سے ایک مزدور صبح 8 بجے سے لے کر 4 بجے تک یا 5 بجے تک وہ کام کرتا ہے، اتنا ہی وقت لگا کر کے یعنی مہینے بھر اگر کام کریں گے تو مجھے امید ہے کہ 20 سے 25,000 اور زیادہ سے زیادہ اگر اوور ٹائم کرنے کی اگر چاہت کریں گے تو گویا کہ آپ 40,000 تک بھی انکم کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، میرے دعویٰ ہیں اور میں خود امامت کے ساتھ ساتھ یہ میں کاروبار کر رہا ہوں، اسی لیے مجھے اندازہ ہے۔ تو آئیے میں دوستوں، آپ سوچتے ہوں گے کہ وہ کون سا ایسا کاروبار ہے کہ جو 10,000 سے اسٹارٹنگ ہو کر کے ہم 20 سے 25,000 تک منتھلی کما سکتے ہیں۔ تو آئیے، وہ کاروبار یہ ہے کہ کاروبار کے لیے آپ کے پاس 2 چیزیں ہونا ضروری ہے، تبھی جا کر کے آپ کام کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف آپ کے پاس 10,000 روپے ہے، اگر آپ کے پاس 10,000 روپے بھی نہیں ہے نا تو آپ کسی سے ادھار بھی کر سکتے ہیں۔ یہ پہلا شرط ہے کاروبار کرنے کے لیے کہ آپ کے پاس کچھ روپے پیسے بھی ہونا ضروری ہے، تبھی جا کر کے آپ کاروبار کر سکتے ہیں، آپ بزنس کر سکتے ہیں۔ تو کم سے کم آپ کے پاس 10,000 ہونا چاہیے۔ ٹھیک اسی طرح سے جب آپ کے پاس 10,000 روپے ہو جائیں گے تو آپ کے پاس اگر سائیکل نہیں ہے یا گاڑی بھی نہیں ہے، جو گاڑی ہے تو ان کے تو بات ہی چھوڑیے کہ وہ تو 50,000 60,000 تک بھی ارننگ کر سکتے ہیں، لیکن جس کے پاس سائیکل تک کی بھی پیسہ نہیں ہے یا وہ ان کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے تو آپ یقین مانیے کہ ایک جو سیکنڈ ہینڈ سائیکل ہوتے ہیں وہ 1,000-1,500 کے بیچ میں وہ مل جاتا ہے۔ تو آپ 1,500 سے 1,000 روپے لگا کر کے آپ سائیکل خرید لیجئے، پھر اس کے بعد آپ جو دوسری چیز کی ضرورت پڑیں گے وہ یہ ہے کہ 3-4 تھیلے کی ضرورت پڑیں گے، یعنی بیگ ملیں گے، اور بیگ بھی بہت آسانی سے اور بہت ایزی سے مل جاتا ہے۔ آپ کو کہیں ڈھونڈنے اور کھوجنے کی ضرورت نہیں پڑیں گے، بلکہ جائیے آپ مارکیٹ میں جائیے اور وہاں سے 4 تھیلے یعنی 4 بیگ لے لیجئے۔ 4 بیگ کہتے ہیں نہیں، ہینڈ بیگ یعنی جو پکڑنے والا بیگ ہوتا ہے، جو سامان ڈھونے والا بیگ ہوتا ہے، آپ اس کو 20 سے 25 روپے کر کے پرچیز کیجئے اور خریدیے 4 بیگ۔ اگر اتنا بھی اگر نہیں ہوتا ہے تو آپ صرف 2 بوری خریدیے، 2 بوری یعنی 2 پلاسٹک کے جو بوری ہوتے ہیں ان 2 بوریوں کو خریدیں، اور خریدنے کے بعد آپ ان کو 20 سے کاٹ دیجئے، 20 یعنی آدھا آدھا کر دیجئے، 2 حصے کر دیجئے۔ اور ہر گھر میں سلائی مشین تو ہوتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں بھی اگر یہ سلائی مشین نہیں ہے تو آپ کسی دوسرے کے پاس جا کر کے آپ ان سے بولیے کہ ہمیں ایک بیگ بنا دیجئے، جو ہینڈ بیگ ہوتے ہیں وہ بیگ بنا دیجئے، یعنی 2 بوری کاٹ کر کے آپ کو 4 بیگ بن سکتا ہے۔ آپ کو 5-5 روپے کر کے لیں گے، گویا کہ آپ کو 30 روپے میں یعنی 5 روپے کر کے بوری ہوا تو 10 روپے میں 2 بوری آ جاتے ہیں، اور سلائی کا 5-5 روپے پکڑ لیجئے تو گویا کہ آپ کو 30 روپے میں 4 بیگ بن کر کے ریڈی ہو جاتے ہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ پہلی فرصت میں یہ ہے کہ جو چلر دکان ہوتے ہیں، جو گاؤں گھر میں جو کرانہ اسٹور ہوتے ہیں، جو دکانیں ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ چاکلیٹ بھی بکتے ہیں، تیل صابن بھی بکتا ہے، کرکرے بھی بکتا ہے، چپس وغیرہ بھی بکتا ہے۔ یہ سارے سامان یہ چھوٹے موٹے خریدنے سے دکانوں میں بکتا ہے، اور ہم لوگ اور آپ لوگ بھی خریدتے ہیں، بچے بھی خریدتے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک یعنی 10 بجے رات تک بھی چلتے رہتا ہے، یعنی جب آدمیوں کا آنا جانا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو دکان بھی بند ہو جاتا ہے، کلوز ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک جو ڈیلی بکنے والا آئٹم ہوتا ہے، ان ڈیلی بکنے والے آئٹم کو یعنی ہم معلومات کرنا ہے۔ یعنی فار ایگزامپل طور پر دیکھیں کہ پہلے ہم دکان والے کے پاس جائیں گے اور پوچھیں گے کہ جو میں آپ کو ادھارن کے طور پر بتلا رہا ہوں کہ جو ایک کرکرے یعنی چپس کا جو سیٹ آتا ہے
वो सीट आता है वो 70 रुपये का आता है, कोई 60 रुपये का आता है। मान लीजिए कि आप 70 रुपये का चिप्स का सीट होता है, एक सीट में 14 पीस आता है 5 रुपये वाला, तो 5 रुपये वाला सीट यानी 70 रुपये में आता है। और दुकान वाले को पूछिए कि भाई ये चिप्स का जो सीट मिला है आपको, इसमें कितना आता है और आपको होलसेल में कितने रुपये में मिला है, तो दुकान वाले आपको बताएंगे कि मुझे ये 60 रुपये में मिला है या 55 रुपये में मिला है, ये बतलाएंगे। तो वो चीज़ें आप कापी में नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद आप वही सामान आप बड़े होलसेल में जाइए, जो मार्केट होते हैं उन बड़े मार्केट में जाकर के जो बड़े होलसेल होते हैं वहाँ पर जाके उसी चिप्स का जो सीट होते हैं जो 70 रुपये वाला मिलने वाला होता है, उनसे पूछिए कि भाई ये कितने का आता है। तो वो अगर आपको देख करके ये समझ आएंगे, तो वो अगर बोलेंगे कि भाई ये 70 रुपये का है, क्योंकि उनको बेचना होता है, क्योंकि आप तो ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि वो पहले देख करके बोलेंगे कि आपको खाने के लिए होना है या घर के लिए होना है या आपको बेचने के लिए होना है, तो आप इस तरह से बोलेंगे। तो अगर खाने के लिए बोलेंगे तो गोया कि आपको 70 रुपये ही बोलेंगे, यानी 1 रुपये भी कम नहीं करेंगे। रही बात है कि अगर आप दुकान के लिए जाएंगे तो ये बोले कि मुझे बेचना है, तो आपको 60 रुपये बोलेंगे। लेकिन उन 60 रुपये तो आप देखिए कि जो दुकान वाले से आप पूछे थे वो 60 रुपये में आपको वहाँ पे रेट बोला और यहाँ पे फिर भी 60 रुपये मिलता है। तो गोया कि जो दुकान वाले होते हैं वो होलसेल से लेकर आता है, तो होलसेल वाले उनको देता है 60 रुपये में। अब आप कहेंगे कि मुझे तो कारोबार करना है, मुझे अपनी दुकान नहीं लगाना है, बल्कि दुकान से उठाना है, यानी होलसेल से उठा करके मैं दूसरे दुकानों में दूसरे जो सेल करने के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे कुछ उससे कम देना चाहिए। तो यकीन मानिए कि जो होलसेल वाले होते हैं आपको उससे जो 60 रुपये में देते थे, आपको वही सामान फिर आपको 50 रुपये में देंगे या 52 रुपये में देंगे। मसलन मान लीजिए कि आपको 50 रुपये में दिए, तो वही सामान ले जा कर के अब छोटे छोटे जो दुकान होते हैं उन दुकानों में जा कर के आप आसानी से 60 रुपये में सेल कर सकते हैं। तो जब 60 रुपये में सेल करते हैं तो गोया कि आपको 10 रुपये का प्रॉफिट होता है। 10 रुपये, गोया कि आप 50 रुपये लगाए और आप मिल गया आपको कितना, 10 रुपये मिल गए। तो इस तरह के अगर आप 10,000 खर्च करके अगर आप 8,000 का माल उठाते हैं, यानी आप इधर बैग वगैरह बनवाने में और साइकिल वगैरह खरीदने में 2,000 निकाल दीजिए, मैं उसको 2,000 निकाल देता हूँ। 8,000 रुपये का माल अगर उठाए तो 8,000 का मिसाल के तौर पर अगर 8,000 का माल उठाते हैं तो गोया कि आप मिसाल के तौर पर आप 100 रुपये में अगर 10 रुपया मिलता है आपको, तो गोया कि 8,000 का कितना मिल जाता है, सेलिंग होता है, तो गोया कि 800 रुपये प्रॉफिट होता है। तो आप बतलाइए कि 8,000 का माल सेल करके अगर 800 रुपये मिल गए, तो गोया कि अगर महीनों भर अगर आप सेल करेंगे और महीनों भर सेल करेंगे तो गोया कि आप 800 से 30 से प्लस करेंगे तो आपको कितना प्रॉफिट हो जाएंगे आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ 3 से 4 घंटा आपको सेल करना है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर ज़्यादा अगर प्रॉफिट का करना है ना, तो आप के इनकम 50 से 60,000 तक भी जा सकते हैं। लेकिन बशर्ते ये है कि आपके अंदर कितना जुनून है, कितना जज्बा है, कितना शौक़ है और कितना रुपया करने का चाहत होंगे, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेहनत ये कभी बेकार नहीं जाते हैं। आपके माइंड के अंदर ये जो चल रहा है ना, इसको निकाल दीजिए और खुद उठिए, और उठने के बाद एक बार आप मेहनत करने लगेंगे। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप चंद महीनों के बाद यानी आप एक मालिक बन करके रेडी हो जाएंगे। यानी खुद आप सेल करते करते जब आप थक जाएंगे, आपके पास इतने रुपये पैसे हो जाएंगे, फिर उसके बाद आप दूसरे सेलमैन को भी रख सकते हैं। एक बड़ा स्टोर रख करके आपको भी न आप किसी दूसरे को काम करवा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी सीखा होगा तो आप खुद भी किसी इमामत के लिए मत बोलिए कि भाई सिराज भाई, या जो आपके जानने पहचानने वाले आदमी होते हैं जो इमामत करा रहे हैं या मदारिस में पढ़ा रहे हैं, आप उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि भाई आप हमारे लिए इमामत के लिए जगह देखिए, मैं इमामत कराने के लिए चाह रहा हूँ, मैं घर में बेरोज़गार बैठा हुआ हूँ। तो ऐसे हालात में आप
को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको 10,000 जमा करना है और उन 10,000 खर्च करके आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं, कमा सकते हैं। 20 से 25,000 तक अर्निंग खुद ब खुद कर सकते हैं। जी हाँ, ये मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है। यानी मैं खुद जामिया में पढ़ते हुए मैं कारोबार कर रहा था। यानी मैं आलिमियत अव्वल में मैं जब तालीम हासिल कर रहे थे तो उस वक्त भी मैं कारोबार कर रहा था, और साथ ही साथ मदरसा छोड़ने के बाद भी मैं जहाँ पे मकतब में पढ़ा रहे थे साथ वहाँ पे भी कारोबार कर रहे थे। साथ फिर वहाँ से छूटने के बाद मैं पंजाब जैसे शहर में मैं वहाँ पे मुंतकिल हुआ, वहाँ पे भी इमामत कर रहे थे। साथ साथ मैंने बिजनेस और कारोबार पार्ट टाइम में क्या करते थे। ठीक उसी तरह से वहाँ से छोड़ने के बाद फिर मैं गांव में गया तो गांव में भी मकतब में पढ़ाने लगे, और वहाँ पे जाने के बाद भी मैंने एक काम चालू किया जो बिजनेस होता है, यानी औरतों के सामान से लेकर कपड़े से लेकर। लेकिन वहाँ पर मुझे तो फेल होना पड़ा, क्योंकि गांव घर में तो ज़्यादा तनख्वाह देता नहीं है। यानी सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पढ़ाना होता था, और इसके बीच में जो हमें सैलरी दिए जाते थे वो 4,200 रुपये, और हम अपनी बीवी और मैं खुद दोनों पढ़ाते थे, और तकरीबन 7,000 दिया करते थे। उनको 3,000 और मुझे 4,200, यानी 7,200 रुपये मिलता था। फिर साइड से कारोबार किया करते थे, लेकिन उन कारोबार में ज़्यादा, यानी कपड़े का बिजनेस होता है उसमें बहुत ज़्यादा लगाना है, तभी जाकर के आपके कारोबार चल सकता है। तो उसमें मुझे फेल होना पड़ा, क्योंकि उतना रुपया नहीं हुआ। इसी वजह से मुझे छोड़ करके फिर मुझे कर्नाटक आना पड़ा, और यहाँ पर मैं इमामत भी कर रहा हूँ, और साथ में एक साइड बिजनेस कर रहा हूँ, जिससे मेरा जो पार्ट टाइम में मैं कर के 10 से 12,000 अर्निंग कर लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे होते हैं, तो अगर आप किसी मसाजिद में आप इमामत करा रहे होते हैं या किसी मदारिस में आप पढ़ा रहे होते हैं, तो आपको जितना वक्त मिलता है उन वक्त को बिना सोचे समझे आप किसी चीज़ में वेस्ट ना करके, सर्फ ना करके, अगर अपने माइंड और अपने जहन को बिजनेस को सीखने में और बिजनेस करने में अगर लगाएंगे, तो आपको यकीन मानिए कि आप किसी मदारिस में रह करके अगर आपको 5,000 या 15,000 मिलता है, तो आप साइड बिजनेस से आप अलग से 5 से 10,000 अर्निंग कर सकते हैं। कहीं अगर मदारिस में जो मस्जिद में इमामत कर रहे होते हैं, तो अगर आपको अगर 15,000 या 10,000 अगर मिलता है तनख्वाह, तो अगर साइड बिजनेस करेंगे तो गोया कि आपके जो घर का खर्च होते हैं वो घर का खर्च आसानी से आप मेंटेन कर सकते हैं। जो तनख्वाह होता है, जो सैलरी होता है, वो आसानी से सेविंग हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी सीखा होगा, तो अगर आप खुद नहीं करना चाहते ना, तो उससे कोई कसूर नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, अगर आप खुद नहीं करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास में से बहुत सारे आपके जानने वाले होते हैं, जो आलिम होते हैं, जो उलमाए किराम होते हैं, जो हफ़ाज़ किराम होते हैं, उन तक इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ बतलाए गए हैं उन वीडियो को देख करके वो सीख सके और वो भी अपना रोज़गार चालू कर सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी सीखने को मिला होगा। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ घंटी का बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि इस तरह के मोटिवेशनल स्पीच आपको सुनने में मिले। जब भी मैं इस वीडियो को नया से बनाऊँ तो आप तक पहुँचे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।